हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। फेमस जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स के कई स्टेटमेंट हैं, जिनमें से एक है कि यदि न्यूक्लियर वेपन अर्थात परमाणु हथियार का कहीं सही प्रयोग हो सकता है तो यह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यदि मान लीजिए कोई भी देश परमाणु संपन्न राष्ट्र है और वह इसका सही उपयोग करना चाहता है तो इसके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि वह देश एक जिम्मेदार देश हो। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यदि मान लीजिए कल को पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे, क्योंकि आज के सिनेरियो में आप सभी को ज्ञात होगा कि पहलगाम में क्या घटना घटित हुई है और इसके रिटेरिएशन में भारत ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। यदि मान लीजिए कल को कोई भी देश जो कि परमाणु संपन्न है या दूसरे देश पर अटैक करता है तो दूसरा देश रिटेरिएट करेगा और वह भी परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। और इस कंडीशन में एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में आएगा क्या? एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में आएगा बर्बादी का एक बहुत ही दुखद मंजर। और ये एक कॉमन सेंस है, और ये कॉमन सेंस यदि कहीं पर लैक करता हुआ नजर आता है तो यह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान। आज की कंडीशन में देखा जाए तो पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, चाहे बलूचिस्तान विवाद हो, चाहे सिया सुन्नी विवाद हो, या फिर चाहे आतंकवाद की घटनाओं को लेकर बातचीत की जाए, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की जाए। यहां पर चूंकि पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया की स्थिति भी वही चाहता है जो कि वर्तमान में इसकी हो रही है, यानी कि इंडिया को भी ये उसी स्थिति में लाना चाहता है। और इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फेमस स्टडीज कहती हैं, ये कई प्रकार के स्टेटमेंट पाकिस्तान ने जो स्वयं दिए हैं ऑफिशियली आधार पर ये डिक्लेयर करते हैं, यानी कि एंड ऑफ द डे उनका जो सिनेरियो है ये यही निकल के आता है। अभी जो पहलगाम में घटना घटित हुई है, याद रखिएगा कि इसमें जो पाकिस्तान के पीएम है इनका कहना है कि हमारा किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। हम कैसे मान लें भैया हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ही ये स्टेटमेंट है कि इंडिया इज लाइक अ एलिफेंट एंड इंडिया दैट बाय 1000 कट्स, यानी कि इंडिया एक हाथी है और कभी भी पाकिस्तान यदि इंडिया से सीधे युद्ध लड़ता है तो इस स्थिति में पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता है और इसके लिए हम छोटे छोटे आतंकी हमलों का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहां पर इसने प्रयोग किया था इंडिया दैट बाय 1000 कट्स, यानी कि हम छोटे छोटे घाव देकर इंडिया को हराने का प्रयास करेंगे और इन छोटे छोटे घावों का इंडिकेशन डायरेक्ट टेररिज्म की ओर था, अर्थात आतंकवाद की ओर था। और आज की कंडीशन में ये जो स्थिति है ये काफी ज्यादा सही होती हुई नजर आती है। नो डाउट कि 2019 के बाद से इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, परंतु पहलगाम जैसा आतंकी हमला जिसमें टूरिस्ट प्लेस जहां पर लोग बड़े ही स्वतंत्रता पूर्वक बड़े ही निष्फिक्र होकर घूम रहे थे, वहां पर टेररिस्ट का आना और यहां पर टूरिस्ट को अपना शिकार बनाना और साथ में सेना के कुछ जवानों को भी शिकार बनाना, ये बहुत ही ज्यादा दुखद कर देने वाली घटना है। और इस स्थिति में भारत ने कई प्रकार के एक्शन भी लिए हैं। लगभग 5 प्रकार के एक्शन भारत की ओर से आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंधु जल विवाद खत्म हो गया है हमारी साइड से, यानी कि ऐसा डिक्लेरेशन हो गया है। अब इसके रिटेरिएशन में पाकिस्तान एक और फैसला, एक और अध्यादेश ले आया है जिसमें इसने बताया है कि भाई अब हम कराची पोस्ट पर, यानी कि जो कराची तट है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वाला एरिया आता है, एनक्लोज समझौते के तहत इसको बनाया गया था, यहां पर हम सरफेस टू सरफेस एक मिसाइल टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ये तो डायरेक्ट इंडिकेशन है इंडिया की ओर कि भाई यदि आप मान लीजिए हम पर अटैक करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो हम मिसाइल से हमला करने के लिए या फिर आपको उस स्थिति में लाने के लिए जिस स्थिति में अभी वर्तमान में हम हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान अभी किस हद तक जा चुका है ये सभी जानते हैं और किस हद तक जा सकता है इसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मेरे पीछे जिस न्यूज को आप देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि भाई पाकिस्तान का जो कराची तट वाला एरिया है यहां पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट करने के लिए जा रहा है पाकिस्तान, जिसकी अनुमानित डेट बताई जा रही है 24 अप्रैल, यानी कि आज से लेकर कल 25 अप्रैल के मध्य में ये मिसाइल टेस्ट हो सकता है। और ये पूरी न्यूज जब आई है जब भारत ने यह डिक्लेरेशन दिया है कि हमारी साइड से अब इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता समाप्त है, क्योंकि पहले भी ये कई राजनेताओं के स्टेटमेंट आ चुके थे कि भाई खून और रक्त एक साथ नहीं बह सकते हैं। यदि मान लीजिए पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो इस कंडीशन में भारत भी स्वतंत्र है इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आने के लिए, और जो कि भारत ने किया भी, जो कि काफी हद तक सही भी है कि भाई हम कब तक उस देश के प्रति समर्थन दिखाएंगे जो देश हमारे उस एरिया में जहां पर जिसको हम टूरिस्ट हब मानते हैं वहां पर ये टेरर एक्टिविटी करता है। इस कंडीशन में तो वहां का पूरा टूरिस्ट हब यदि आज वर्तमान में देखेंगे तो इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ रहा है,
वहां के होटल्स की जो बुकिंग थी ये कैंसिल हो रही है, तो इसका एंड ऑफ द डे असर किस पर आने वाला है? आंसर है भारत सरकार और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन पर। तो हम कब तक पाकिस्तान को पानी पिलाते रहेंगे और कब तक वो हमारी सरजमी पर खून बहाता रहेगा, इसको लेकर हमने 5 प्रकार के फैसले लिए। कल रात की ये बात है और आज पाकिस्तान का यह स्टेटमेंट आता है कि भाई हम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्टिंग करेंगे। और ये कंफर्म किया है ANI ने, जिसमें बताया गया है कि भाई कराची कोस्ट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 24 से 25 अप्रैल के मध्य में ये एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है, ठीक है। और इसके लिए वह तैयारी कर भी रहा है, यानी कि कहने का तात्पर्य, और ये ऑफिशियली मीटिंग भी हुई है, यानी कि जब भारत ने यह फैसला किया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी से हम बाहर आएंगे, तो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं और साथ में जितने भी सेना के अधिकारी हैं और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने ऑफिशियली मीटिंग की। और ऐसा नहीं है कि पहलगाम के समय इनका कोई पब्लिकली स्टेटमेंट आया हो कि भाई हम इस घटना से दुखद हैं, परंतु हां, जैसे ही भारत ने यह फैसला लिया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी में, यानी कि सिंधु जल समझौते से बाहर आ रहे हैं, अब हम इसके और अधिक भाग नहीं हैं, तो उसके बाद इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि भाई क्या ये बहुत बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान के खिलाफ, और यदि बड़ी प्लानिंग है तो हम एक संकेत दे रहे हैं कि हम भी इस प्लानिंग के लिए बहुत अधिक हद तक तैयार हैं। यानी कि अब इस कंडीशन में भारत को क्या करना चाहिए? यह कंडीशन वैसी ही है जैसी इजराइल और हमास की थी, और इजराइल ने जो हमास के साथ किया, क्या यह उसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है? और क्या भारत को भी अब वही करना चाहिए? यानी कि भाई चाहे हम सिंधु जल समझौते की बात करें, चाहे हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात करते हैं, या फिर किसी भी, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, है ना, ये जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, क्या ये वाकई में इनका सही उपाय है? यानी कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने का क्या ये सही उपाय माना जाता है? आंसर है काफी हद तक नहीं। अब इसके लिए भी पहले ही जो जियोपॉलिटिकल स्कॉलर थे, इन्होंने पाकिस्तान पर स्टडी करके ये बात कह दी थी, भाई एक समय आएगा जब पाकिस्तान ये कॉमन सेंस खो देगा और पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए अब भारत को क्या स्टेटमेंट फॉलो करना चाहिए, या फिर यूं कहा जाए कि क्या एक्शन लेना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। याद रखिएगा कि कराची आता है ये वाले एरिया में, जहां पर गुजरात के साथ ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्रॉस करता है। एक और ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भाई यहां पर जितने भी सदर्न एयर कमांड्स थे उनको अब ये शिफ्ट कर रहा है लाहौर और इस्लामाबाद वाले एरिया में। यानी कि अब ये तैयारी में जुट गया है कि भाई हो सकता है कि इंडिया कोई बड़ा एक्शन ले ले। अब ये हमारे लिए क्यों थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि याद रखें कि यहां पर आता है गुजरात, और गुजरात के ही समीप आप पाएंगे कि हमारा एक प्रमुख बंदरगाह मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है कांडला पोर्ट या फिर कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता है हमारे तेल आयात के लिए। और पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे यदि मान लीजिए युद्ध हुआ, परंतु कहां करेंगे, तो हम बता देते हैं कि ये कांडला बंदरगाह पर भी न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा। ये हमको पहले से पता था और इसीलिए हमने सऊदी अरब की जो एक पेरेंट कंपनी थी जिसको सऊदी अरामको नाम दिया जाता है, उसका स्टेटमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट हमने इस कांडला बंदरगाह पर करा लिया। जो जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, यहां पर आप पाएंगे कि जो सऊदी अरामको कंपनी है, सऊदी अरब के प्रिंस के रिलेटिव है ये, उनका स्टेटमेंट यहां पर है और ये अब तक के सबसे बड़े एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट किया गया था। परंतु इस कंडीशन को जानते हुए पाकिस्तान यहां पर अभी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और यदि मान लीजिए उसने अटैक किया हमारे ऊपर आने वाले भविष्य में, तो यह पाकिस्तान के लिए ही बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि यहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये दोनों का रिलेशन कैसा है, शायद आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे। आईआर में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। यानी कि नो डाउट कि पाकिस्तान हमारे ऊपर तो अटैक नहीं करेगा, यानी कि कांडला बंदरगाह या फिर जामनगर ऑयल रिफाइनरी में, परंतु ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि पाकिस्तान भारत को यह बताना चाहता है कि हम फुली तैयार हैं इस पूरी कंडीशन से निपटने के लिए, और इसके लिए वो जो अपनी सदर्न कमांड्स थी उनको नॉर्थ में शिफ्ट कर रहा है, कराची और लाहौर के पास, उस एरिया में जो कि भारत के साथ बॉर्डर बनाती है। यहां पर सीधा सा एक मैसेज है कि भाई पाकिस्तान स्पेशल टारगेटेड मैसेज दे रहा है इंडिया को, यानी कि भाई हम तैयार हैं, यदि मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कंडीशन यहां पर क्रिएट होती है तो हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब जामनगर वाला विवाद हो या फिर किसी प्रकार का कोई विवाद हो, इसमें अब उन सभी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। याद रखो कि ये जो मैंने हमास की बात कही थी, ये मैंने नहीं कही, असल में जो फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, इन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया मस्ट टू डू पाकिस्तान ISI व्हाट इजराइल
डिड डू हमास, यानी कि भाई जिस प्रकार से इजराइल ने हमास को टैकल किया, जिस कंडीशन पर लाकर खड़ा किया, क्या वही कंडीशन अब पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है और इंडिया को भी क्या अब वैसा ही करना चाहिए? तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी बीच याद रखना कि भाई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी भी एक बैठक हुई उस डिसीजन के बाद जो कि भारत के द्वारा लिए गए कि भाई भारत इंडस वाटर ट्रीटी से अब बाहर आ रहा है और अदर फैसले भी इसने लिए, यानी कि कुल मिलाकर 5 फैसले हैं, शायद उनके बारे में आप जानते होंगे, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यहां पर एनएससी की बैठक होती है और कहा जाता है कि ये जितने भी फैसले लिए गए हैं ये काफी ज्यादा रेडिकुलस हैं और इसके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन लेगा, अब चाहे वो लीगली हो, चाहे वो ग्लोबली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, पाकिस्तान इसके खिलाफ एक्शन लेगा। और इसको लेकर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इनका भी बयान आया था। ठीक है, ये तमाम प्रकार की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान में जो पहलगाम का सिनेरियो चल रहा है उसके लिए पाकिस्तान किस प्रकार से एक्शन ले रहा है, उस सिनेरियो में ये पूरी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें आगे होगा क्या? तो पाकिस्तान भाई एक फेल स्टेट है ना। पाकिस्तान का ये कहना बार बार कि यदि मान लीजिए इंडिया किसी प्रकार की कोई भी हरकत करता है तो इसके लिए भारत यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई हरकत करता है तो इसके लिए पाकिस्तान पूर्णतः तैयार है और पाकिस्तान जवाब देगा। ठीक है भाई, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटित हुई है और ऐसी ना जाने और प्रीवियस टाइम में कितनी घटनाएं घटित हो गई हैं जिस पर भारत लगातार अपनी चुप्पी साधे रहा और साथ ही साथ कई बार इसने पाकिस्तान को समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब ऐसा मत करिए। तो अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हमारे ऊपर अटैक करते जाएं और इनडायरेक्ट अटैक करें जिसमें इंडिया ये भी ना समझ पाए कि भाई हमको इसमें एक्शन किस प्रकार से लेना है, एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट लेना है, आतंकवाद के खिलाफ लेना है। तो ये कंडीशन हम कब तक बनाए रखेंगे? इसके लिए आवश्यक है कि भाई हम कुछ कड़े फैसले लें, जैसे कि प्रीवियस टाइम में यानी कि कल रात में हमने लिए भी कि अब हम इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल नहीं है। अब पाकिस्तान का ये पूरा सिनेरियो किस प्रकार से इसमें एक नया मोड़ लाता है इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को आप समझिएगा और आगे आने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को इंटरलिंक करिएगा। ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।